सॉरी, आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। हमने एक पाकिस्तान अफेयर की ओरिएंटेशन क्लास रखी हुई थी, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू लाइव फेसबुक मीटिंग्स। तो हम उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। वी रियली सॉरी फॉर दिस। मैं आप सब लोगों को आई होप कि मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ आप सबको। और मैं आपको पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। My name is Rai Hamza. I have recently been allocated in Inland Revenue Service in CSS 2020. और अभी आज का जो हमारा ये जो इंटरेक्टिव सेशन है ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन CSS कंपल्सरी। पाकिस्तान अफेयर्स की हम देखेंगे, सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो हम कोर्स को स्टडी करेंगे उसमें हमारे जो हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो कोविड के वैसे तो आप लोगों को पता है बहुत से नुकसान हुए हैं। मतलब अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें, अगर हम उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखें, अगर हम उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर हम इम्पैक्ट्स देखें तो बड़े एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन एज़ फार एज ये जो एक डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट आया है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कोविड की वजह से। तो प्रॉस के साथ साथ उसके कॉन्स भी आए हैं, क्योंकि जिस वक्त हम स्टडी कर रहे थे पॉसिबल नहीं था। कुछ लोग जैसे कि जो अकेडमीज़ नहीं जा सकते, फिजिकली प्रेजेंस वहाँ पे अपनी नहीं दे सकते, और स्पेशली जो गर्ल्स हैं जो घरों से बाहर नहीं जा सकती, जो बैकवर्ड एरियाज से हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि अभी बहुत से लोग इस फील्ड में आ गए हैं। जो हमारे जैसे जो फ्रेश सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, कई लोग जो ऑनलाइन फॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपको ये फ़ायदा है, दूसरा फिर ये है कि अभी बहुत से लोग बढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करने में भी थोड़ी सी आसानी होती है कि ये सही बढ़ा रहा है, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, या ये अच्छा बढ़ा रहा है, हमें इसके पास जाना चाहिए। तो आपको जो एक ये जो कंपटीशन आया है थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर के अंदर एज़ फार एज कंपेटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। और थर्डली उसमें फिर हम ये भी देख सकते हैं कि अब पहले कई लोगों के पास फॉर्म्स नहीं थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर फिजिकल क्लासेस लेते थे, और कई लोग जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके पास लोगों के पास फॉर्म्स नहीं थे। तो अब मैक्सिमम लोग आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं, और वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं जो यंग एस्पायरेंट्स आ रहे हैं उनको गाइड करने की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और आपको कोई भी चीज़ आप इनको क्या कंपेटिटिव एग्जाम्स के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने जब भी किसी चीज़ को एनालाइज करना है तो उसको आपने एक प्रॉपर होल पर्सपेक्टिव में उसको देखना है। उसकी आपने कभी भी एक साइड नहीं देखी। तो देखें कि आप लोग हमें ज़्यादातर हम अपनी नेगेटिविटी सुनते हैं कोविड को लेके, तो मैं उसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। थर्डली पे एक चीज़ ये भी आ जाती है कि मुझे जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तब तक और लोग भी आ जाएंगे, हमें ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारी लेट टाइमिंग्स की वजह से। वो ये है कि आपने एक और चीज़ नोट की होगी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, कि आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। जो एक्सपेंसेस हैं आपके, उसमें एक वाज़ह डिफरेंस हमें देखने को नज़र आया है। उसमें ये चीज़ है कि जो लोग आप फिजिकल क्लासेस लेने जाते हैं थे पहले लोग, और वो जो फिजिकल वहाँ पे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो पूरा सेटअप है अकेडमीज़ का या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, तो वो आपसे हैवी चार्जेस जो थे वो आपसे पे करवा रहे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस में अब आपको ये भी है कि हमारे कई बैचमेट्स, हमारे कई सीनियर लोग कुछ सदका जारिया के तौर पे भी यंग एस्पिरेंट्स को गाइड करने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और कुछ हमारे जो कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो बड़े ही मिनिमम चार्जेस के ऊपर आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर करके मैक्सिमम गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कंसेप्ट है कि फारिग बैठने से बेहतर है जी कि हम कोई प्रोडक्टिव काम कर लें। और जो हमारे यंग स्टूडेंट्स या यंग एस्पायरेंट्स अभी नीचे से तैयारी कर रहे हैं उनको हम गाइड कर देते हैं। तो ये बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश किया करें। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारी ओरिएंटेशन क्लास की तरफ। जी, अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपके सब क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग जो हमारी आज की ओरिएंटेशन क्लास है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड, आप कमेंट्स में उससे मुताबिक ही क्वेश्चंस कीजिएगा, रेलिवेंट क्वेश्चंस कीजिएगा।
मतलब उसमें आप जनरल क्वेश्चंस को ना कीजिएगा, ताकि हम अपनी जो पर्पस है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्पस जो क्लास का है या ओरिएंटेशन क्लास का है, उससे हम डिवर्ट ना हो सके। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान अफेयर्स की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। मैंने ये पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस भी अपने सामने खोल के रखा हुआ है। आप में से भी काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा पाकिस्तान अफेयर को। जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंटेंट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से देखिए, हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में ऐसे को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं। उस सब्जेक्ट से के हवाले से हमारे जहनों में एक डर बैठा हुआ है, तो हम उसको बहुत सी इंपॉर्टेंस देते हैं जी कि कंपल्सरी में सिर्फ एक ही पेपर है, वो जी ऐसे का पेपर। ठीक है जी। लेकिन एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न्ड, तो मेरे ख्याल से आपके कंपल्सरी पेपर्स में जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान अफेयर है। पाकिस्तान अफेयर्स जो है कंटेंट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसका अगर आप सिलेबस देखें तो आपके कंपल्सरी पेपर में जो सबसे लेंथी सिलेबस है वो पाकिस्तान अफेयर का है। लाइक अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें तो वो ख़त्म ही नहीं होता, और सबसे ज़्यादा टाइम भी हमें इसको तैयार करने पे लगता है। ठीक है जी। क्योंकि हम इसको डायरेक्शन में इस सब्जेक्ट को तैयार नहीं करते, हम बस एक सिलेबस आउटलाइन निकालते हैं, रैंडमली चीज़ों को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्शन हमारे पास होती नहीं है, प्रॉपर हम अपना जो होमवर्क है सब्जेक्ट के ऊपर वो करते नहीं है। क्योंकि मैं तो आप लोगों को कहता हूँ जी, आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार करें तो आप अपना पहले जो होमवर्क है सब्जेक्ट के ऊपर वो पहले करें, तैयारी बाद में करें। वो होमवर्क क्या होता है? वो होमवर्क ये होता है कि आपने पास पेपर्स को एनालाइज करना होता है। आपने पास पेपर्स को एनालाइज करके उसमें से इंपॉर्टेंट एरियाज को आपने अपने सिलेबस आउटलाइन के ऊपर पॉइंट आउट करना होता है, और आपने फिर सबसे पहले उसको तैयार करना होता है। उसको तैयार करने के बाद फिर आप लोगों ने अगर कुछ एडिशनल चीज़ें भी करनी, अगर आपके पास टाइम है तो आप टॉपिक्स को और भी इंक्लूड अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान अफेयर्स इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऐसे का जो बेसिक कंसेप्ट हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, आप वो भी पाकिस्तान अफेयर में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी से रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट हैं वो पाकिस्तान अफेयर में पढ़ते हैं, और भी इस तरह के कई कंसेप्ट आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पाकिस्तान सिलेबस की आउटलाइन के अंदर बाकायदा ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। लाइक उसमें उन्होंने, आप ये देखें कि अगर मैं आपके सामने खोलूँ तो इसमें उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन के हवाले से जो पाकिस्तान में ट्रेंड्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके सिलेबस आउटलाइन में है। फिर कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स, इसमें भी जो अफगानिस्तान में रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर उन्होंने आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा हुआ है, जो आपको वो पाकिस्तान, वो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पूछते हैं, वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में भी पूछते हैं। ठीक है जी। सिविल मिलिट्री रिलेशंस आपका करंट अफेयर में भी आपको वो पूछते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस जो आपको ऐसे के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। और मतलब इस तरह के फिर जो पैलेस्टाइन इशू से रिलेटेड या कश्मीर इशू से रिलेटेड जो करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से आपके सिलेबस में चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान अफेयर का जो आपका सिलेबस है वो एक बड़ा ही एग्जॉस्टिव और कम्प्रीहेंसिव सिलेबस है, जिसमें उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। उन्होंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की है। अभी हम इसके सिलेबस को एक लुक देंगे डिटेल में कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान अफेयर का अगर आप सिलेबस अच्छी तरह से उसको पढ़ लेते हैं तो आप बिलीव करें कि आपके ऐसे के हवाले से जो काफ़ी कंसेप्ट्स हैं, नॉलेज के हवाले से, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं राइटिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा। राइटिंग स्किल्स तो आपकी ऑब्वियसली आपकी जो प्रैक्टिस है उससे बेहतर होती है। ठीक है जी। तो इस तरह नहीं है कि जी आप ये पढ़ लेंगे पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस और आप कोई सुपर हीरो बन जाएंगे, कि वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी प्रैक्टिस से। मैं अभी सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि जो कंटेंट दिया हुआ है पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस के अंदर वो आपको बाकी पेपर्स में फ़ायदा देता है। आपको ऐसे के पेपर में फ़ायदा देता है, आपको करंट अफेयर्स के पेपर में फ़ायदा देता है। ठीक है जी। कंपल्सरी में, और आपको ऑप्शनल्स में आईआर के पेपर में फ़ायदा देता है, आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में फ़ायदा देता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में फ़ायदा देता है, आपको यूएस हिस्ट्री के पेपर में फ़ायदा देता है। क्योंकि आपके पाकिस्तान जो है अफेयर का सिलेबस है उसमें कुछ यूएस हिस्ट्री के टॉपिक्स भी हैं, मतलब पाकिस्तान का यूएस के साथ जो रिलेशन है। तो फिर आप उसमें कोल्ड वॉर एरा के अंदर जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है जी। फिर उसमें आप वॉर ऑन टेरर के ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं। फिर जो यूएस
देती हैं। ठीक है जी, तो ये तो है जी इसकी इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की। अब बात ये है कि इसको तैयार किस तरह करना है, या जो लोग हमारे साथ अटैच होंगे उनके साथ हम जो हैं वो उसको किस तरह लेके चलेंगे, इसको सिलेबस क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता दूं कि एज फॉर एज आई एम कंसर्न, तो मैं एंटाई अकेडमीज हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मैं खुद भी इतना ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं रहा अकेडमीज के साथ। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो लोग प्रॉपर वे में, क्योंकि हर इंसान को पता होता है अपनी कैपेसिटी का। लाइक एक स्टूडेंट है, उसको पता है जी मैं खुद चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है। ठीक है जी, तो वो बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया ना करे हमें लेक्चर्स लेके, और ये क्या मतलब उसने क्यों अपना टाइम ज़ाया करना है। हाँ अलबत्ता ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक सब्जेक्ट है कोई, तो उसमें अगर हमें कोई बंदा बेसिक कंसेप्ट दे दे, हमें सोर्सेज बता दे, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका डर खत्म हो जाता है। उसको लगता है जी कि हमने तो जब इसकी सिलेबस आउटलाइन देखी तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट था, जब हमने इसके लेक्चर्स लिए, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की, हमने इसके सोर्सेज का हमें बताया गया, तो इसमें तो हमें तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर आपको कोई बंदा प्रॉपर वे में कोई सब्जेक्ट गाइड कर देता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा देता है, तो उससे आपकी एफर्ट रिड्यूस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर एक बंदा आपको पढ़ा दे एक सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को आप 10 दिन में तैयार कर लो, क्योंकि उससे आपकी एफर्ट रिड्यूस हो जाती है। और हो सकता है कि अगर आप सब्जेक्ट को खुद तैयार करो तो आप उस पर 20 दिन लग जाए। तो जो एक ये चीज़ है ना कि आप खुद तैयार नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो जो लोग खुद तैयार कर सकते हैं, जिन लोगों के पास टाइम है, और जिन लोगों को लगता है यार ये क्लासेस लेक्चर्स बोरिंग होते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मुझे लगता था, तो उनको तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा यार आप लेक्चर्स लो, आप अपना टाइम ज़ाया ना करो, आप खुद से पढ़ो। ठीक है जी, तो एक चीज़ ये भी आ गई है। और जो लोगों को लगता है जी कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें इस सब्जेक्ट के हवाले से कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, हमारी अभी नॉलेज बेस इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी बुक रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, ना हमारे पास इतना टाइम है, तो फिर उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स लें। ठीक है जी, अब थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस को, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि हमने इसको तैयार किस तरह करना है, जो हमारे लेक्चर्स वगैरह होंगे। क्योंकि हमारा ये टाइप का क्रैश कोर्स है, इसमें हमने ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगाना कि हम इस पर कोई 2 महीने लगा देंगे, हमने इसको मिनिमम टाइम में ख़त्म करना है। ये एक किस्म की कंसेप्ट सीरीज़ है होगी हमारी। ठीक है जी, जिसमें हम चीज़ों को कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी कंटेंट की बात करेंगे, थोड़े से सोर्सेज की बात करेंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। तो जो लोग नहीं खुद से कर सकते, जो लोग जिन लोगों की नॉलेज बेस ज़्यादा नहीं है, जिन लोगों की बुक रीडिंग ज़्यादा नहीं है, तो उनको तो फिर मैं कहूँगा कि आप ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है जी, देखिए मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैं लास्ट पे आप लोगों को जवाब दूंगा सबके। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ना पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान अफेयर को। देखिए पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस के बारे में जो एक आरानी है वो ये है कि अगर तो आप पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस को तैयार करने की 2 तरीके हो सकते हैं। अगर तो आप ये कहना कि हमने हर चीज़ पढ़नी है, फिर आप बिलीव करें कि पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड है, इसकी इतनी ज़्यादा डिमेंशंस हैं, हर टॉपिक के नीचे इतनी सब टॉपिक्स, इतनी डिमेंशंस हैं, ये कभी भी आप इसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स हैं जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। हाँ अलबत्ता आप ये कहेंगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी जिसको हम कहते हैं कि हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, तो वो स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप लोग अपने जो इंपॉर्टेंट एरियाज उनको पिन पॉइंट करें, और जो जो चीज़ें पढ़ने वाली उनको पढ़ें, जो जो चीज़ें नहीं पढ़ने वाली उनको छोड़ दें, और अपना सब्जेक्ट को ख़त्म करें और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाएं। अगर मैं आपको फर्स्ट चीज़ जो है मैंने आपको सिनेरियो बताया है, अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं तो उसकी एग्जांपल ये है कि जब मैंने सीएसएस की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैंने एक टॉपिक उठाया, मेरा एक दोस्त भी था, हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और हमने कहा जी हमने पाकिस्तान अफेयर में पीएचडी करनी है, हमने बहुत पढ़ना है, हमने तो इन डेप्थ जाना है हर चीज़ से। ठीक है जी, हमने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक टॉपिक उठा लिया पाकिस्तान अफेयर का, जब हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, और हम लोग तकरीबन 1 हफ्ता इस टॉपिक को पढ़ते रहे, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, और हमने इसके ऊपर इतना मटेरियल पढ़ लिया, इतना मटेरियल पढ़ लिया
डिफरेंट बुक्स के ऊपर से, डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर से, और हम नोट्स पागलों की तरह बनाई जा रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर, और एक सवाल के ऊपर हमने कोई 15-20 पेजेस के तो नोट्स बना दिए, क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं थी, हमें कोई बंदा उस तरह प्रॉपर तरीके से, हमें कोई इस तरह डायरेक्शन नहीं थी। और आप बिलीव करें कि एक वीक के बाद जब हमारी सारी डिस्कशन हो गई, जब हमने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ लिया, तो हम पता है कहाँ पे खड़े हुए थे कि यार ये आइडियोलॉजी पाकिस्तान बेसिकली है क्या। हम इस चीज़ को भी लेके श्योर नहीं थे, ठीक है जी। तो वो एक बहुत गलत अप्रोच थी। अगर उस अप्रोच के साथ ही हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते तो शायद और भी 10 साल लग जाते और हमारी तैयारी खत्म ना होती। हमने इस तरह नहीं करना, ठीक है जी। एक ये चीज़ है जी। अब हम सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेबस को देखने के बाद हम अपने रोड मैप को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपके सवालों के जवाब दे देंगे, और उसके बाद हम अपनी क्लास को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ इसका सिलेबस क्या है और किस तरह। देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अभी जो आप रिसेंट 2016 के बाद के पेपर्स देखें, मैं भी आपको पेपर ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहा हूँ और उसको मैं सिलेबस के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो ये है कि आप ये देखेंगे कि अभी एग्जामिनर ने जब 2015 में आपका सिलेबस चेंज हुआ तो उस आपको पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के पेपर में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। अगर अभी आप अपने 16 से ऑनवर्ड्स के पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ ये देखेंगे कि अभी एग्जामिनर का पाकिस्तान अफेयर में भी ज़्यादा एम्फेसिस है, वो है करंट अफेयर के ऊपर। आपको करंट जो सिनेरियोज चल रहे होते हैं उनके अंदर से आपको पेपर आ रहा होता है, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ ये है कि आपको जनरल टॉपिक्स के ऊपर सवाल आ रहे होते हैं, मतलब जिसके लिए कि आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है। इस चीज़ की एक खूबी ये है कि इससे क्या हुआ है जी, एग्जामिनर ने 16 के बाद आपका जो क्रैमिंग का एलिमेंट है पाकिस्तान अफेयर में उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो मैं इसको एक पॉलिटिक साइंस समझता हूँ कि अभी पहले, क्योंकि वो ज़्यादा पेपर देता था हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जो हमारी प्री पार्टीशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस और वो उससे पहले की जितनी भी सारी हिस्ट्री है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुई, वो जो प्री पार्टीशन का एरा है 1900 से जो 47 तक का एरा है, और उसके बाद फिर पोस्ट पार्टीशन, उसमें से आपको बहुत से सवाल आते थे 15 से पहले। अभी सिनेरियो क्या चेंज हुआ है, जो नया सिलेबस आया है उसमें जो ज़्यादा टॉपिक्स हैं वो जनरल नेचर के हैं, हिस्ट्री से बहुत कम पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है जी। तो अभी ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है, आप लोगों को ज़्यादा क्रैम करना नहीं पड़ता। लाइक अगर आपको एक टॉपिक को एक कंसेप्ट दे दिया, अगर आपके वो जेहन में है, आपकी कोई थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल्स बेहतर हैं, तो आप आसानी से उस सवाल को पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं उसकी आपको एग्जांपल दूं तो उसकी एग्जांपल ये है कि मुझे अब सही तरह तो याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ा है पाकिस्तान अफेयर के पेपर में 2020 में जब हमने एग्जाम दिया था तो एक सवाल आया था कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान क्या है, व्हाट इज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, मतलब इसको क्रिटिकली आप एनालाइज करें या इसको डिस्कस करें, जो भी था। अब देखें, जो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान एक सवाल आया है, अब मेरे पास इसका कंसेप्ट है व्हाट इज द पॉलिटिकल कल्चर, उसकी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर उसकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ कंसेप्ट काफी है, मुझे इस पर क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल पेपर में आया, मेरे पास कंसेप्ट है जी, मैं इसके ऊपर लिख के आ गया। इसका फायदा ये हुआ कि जो हमारे ऊपर ड्यूरिंग एग्जाम एक प्रेशर होता है एग्जाम का, क्योंकि हमारे पर डे 2 पेपर्स हो रहे होते हैं, हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं होता, तो इसका फायदा ये है कि जो तो है क्रिटिकली एनालाइज करने वाले टॉपिक्स आप उनकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, और क्रैम करने वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है आप उसको एक नज़र मार लेते हैं ड्यूरिंग जो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, ठीक है जी। क्योंकि जो क्रिटिकली एनालाइज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आप पहले ही पढ़ चुके होते हैं, तो उसको आपको ड्यूरिंग पेपर ज़्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं जी आपके सवाल, ठीक है जी। अब देखें कि अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की आप सिलेबस आउटलाइन देखें तो इसमें आपके टोटल 28 हेड्स हैं, जो आपकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको सिलेबस दिया हुआ है पाकिस्तान अफेयर का, इसके 28 हेड्स हैं, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि मैं आपको कुछ जनरल सिलेबस के हवाले से चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट आपका हेड है वो आपका हेड है हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें भी जो उन्होंने हेड्स दिए हुए हैं आपके फर्स्ट हेड में, जो उन्होंने डिटेल आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसमें उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर उतना ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया हुआ, ठीक है जी। उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे बात की हुई है जी के, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी इन द सेइंग्स ऑफ अल्लामा इकबाल, इन द सेइंग्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं।
फिर उन्होंने जो रिनेजेंस के हवाले से सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों पे जो एक जवाल आया, और उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जब हम जो है जो मुगल एरा जब डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, तो ड्यूरिंग दैट एरा भी कुछ रिनाइजेंस के हवाले से मूवमेंट चली। ठीक है जी, ड्यूरिंग मुगल एरा लास्ट के ऊपर और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तो सिर्फ उनकी बात की गई है। ठीक है जी, तो उसमें आप देखें कि आपको वो जो मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स हैं उसमें से वो आपको ये ज़्यादा जो शेख अहमद सरहदी की जो हैं और शाह वली अल्लाह, सैयद अहमद शहीद, अलीगढ़, उसके बाद जो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, अलीगढ़ हो गया, देवबंद हो गया, नदवा हो गया, और सर्टन कुछ अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, उनके ऊपर वो आपको सवाल करता है। ठीक है जी, और फिर हिस्ट्री में से सिर्फ आपका यही पोर्शन है, हिस्ट्री में से वो ज़्यादा इन डेप्थ आपके ऊपर अब नहीं जा रहा, आप अपने पेपर्स को, पास पेपर्स को देख लें। ठीक है जी, उसके बाद फिर लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान में उसकी जोग्राफी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, और एजुकेशन सेक्टर्स के हवाले से जो इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके, वो तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कौन से हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हम देख रहे हैं सारी। यहाँ पे कुछ लोग हमें आ जाते हैं ऑनलाइन, कुछ लोगों को जाहिर बात है कि सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते और हमारी एफर्ट्स को वो जो हैं मॉक करने की कोशिश करते हैं, और मैं इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो भी हैं, मैं इनका नाम तो नहीं लूँगा, उनको आइडिया खुद ही हो जाएगा, काइंडली वो बैड कमेंट्स ना करें। थैंक यू। ठीक है जी, उसके बाद आप फिर देखें थर्ड आपकी जो है पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स। अब इसमें आपके रीजन के अंदर जो आपके एडजेसेंट कंट्रीज हैं, जैसे अब अफगानिस्तान में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आपके रीजन के अंदर कोई भी न्यू डेवलपमेंट होती है उसका हमने पाकिस्तान के साथ लिंक को करके, ये आपका प्योर आपका करंट अफेयर का ये टॉपिक है, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स। और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट चल रही है वो अफगानिस्तान इशू के हवाले से चल रही है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप अफगानिस्तान इसमें ईरान को और यूएसए के रिलेशंस को भी आप इसमें आ जाती हैं चीज़ें, और इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क है, ईसीओ एससीओ है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक चैलेंज। अब जो इकोनॉमिक चैलेंजेस वाला सवाल है ये आप कैसे का टॉपिक भी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस वाला सवाल जो आपका है। ठीक है जी, सबके साथ ये इशू आ रहा है जो वीडियो इंटरप्शन का इशू है। आई थिंक के सबके साथ इशू नहीं आ रहा। आप काइंडली अपना ना ये इसको ठीक करें, आपकी तरफ से कोई कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है। ठीक है जी, फिर आप ये देखें कि इकोनॉमिक चैलेंजेस, इसमें आपको जो बेसिक टर्म्स है इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे जीडीपी क्या होती है, आपकी जो जीएनपी क्या होती है, और आपके जो दूसरे हैं जी, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, आपका फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसके हवाले से आप लोग सारी चीज़ें, हम ये जो बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, फिर हम उनको देखेंगे कि उनके सोल्यूशंस क्या हैं, फिर आप उसमें करंट जो आपका ये गवर्नमेंट है कि ये क्या, इनकी रिफॉर्म्स क्या आई हैं इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं, और ये भी आपका करंट अफेयर के साथ ये टॉपिक रिलेट करता है। पाकिस्तान रोल इन द रीजन, ये भी आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। पैलेस्टाइन इशू, ये भी आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। और चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, मतलब रीजन के अंदर जो चेंजिंग सिक्योरिटी के हवाले से न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, जो डायनामिक्स सारे चेंज हो रहे हैं, उसकी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को क्या चैलेंजेस दरपेश है। ठीक है जी, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिंस 1971। अब इसमें ये नहीं है कि आपने 1971 से जो कुछ हुआ आपने सारा पढ़ना, इसमें कुछ आपने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने होते, लेकिन इसमें से आपको सवाल नहीं आता। ठीक है जी, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उन पे नजर मार लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद पाकिस्तान यूएस वॉर ऑन टेरर। अब आपका ये यूएस हिस्ट्री में भी टॉपिक है, आपका ये टॉपिक करंट अफेयर में भी है, आपका ये टॉपिक पाकिस्तान अफेयर में भी है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये आपका हर जगह पर ये टॉपिक चलता है, आपका आईआर में चलता है, आपका पॉलिटिकल साइंस में चलता है, आपका पाकिस्तान अफेयर में चलता है, आपका करंट अफेयर में चलता है। और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपको 2020 में एक ऐसे भी आया हुआ था। ठीक है जी, और एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, ये डेमोक्रेसी के ऊपर है। इसमें आप डेमोक्रेसी के बेसिक कंसेप्ट्स को पहले स्टडी करते हैं जी, डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं,
और उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो एवोल्यूशन हो रही है उसके ऊपर आप डिबेट करते हैं, ठीक है जी। फिर एथनिक जो इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के ऊपर, और उससे जो नेशनल इंटीग्रेशन को चैलेंजेस दरपेश हैं एथनिक इश्यूज की वजह से, हम उनको देखते हैं, ठीक है जी। और फिर आप हाइड्रोपॉलिटिक्स, आप डोमेस्टिक और रीजनल कंटेक्स्ट में देखते हैं कि पाकिस्तान को जो है डोमेस्टिक क्या इश्यूज हैं वाटर के हवाले से, और रीजनल क्या इश्यूज हैं वाटर के हवाले से। जिस तरह हमारे वाटर के डिस्प्यूट चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे वाटर के डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया के साथ, आप इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखते हो और आप इसको डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव में भी देखते हो, जैसे कि पंजाब और सिंध का इशू चल रहा है वाटर के हवाले से। इस तरह की जो चीज़ें हम देखते हैं सारी, ठीक है जी। और जो पास्ट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनली जो हमारे वाटर रिकॉर्ड्स हुए हैं हम उनको देखते हैं। और ये आपका जो टॉपिक है, ये आपको वाटर जो आपका इशू है, जो आपके क्राइसिस है ऐसे के हवाले से, आपको उसमें भी कंटेंट के हवाले से आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है जी। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ये आपको ये फॉरेन पॉलिसी से आपको थोड़ा सा रिलेट करता है, ठीक है जी। पाकिस्तान की सवेरेनिटी को क्या जो है मिसाइल दरपेश हैं, ठीक है जी। फिर पाकिस्तान के एनर्जी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी आपका एसए का टॉपिक भी है, आपका पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक भी है, आपका करंट अफेयर का टॉपिक भी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अपने नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस को हम डिस्कस, जब आप रिलेशंस को डिस्कस करेंगे आप उसमें सी पैक को भी देखेंगे, ठीक है जी। फिर उसमें आप अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को देखेंगे, फिर उसमें आप अफगानिस्तान में जो वॉर्स में पाकिस्तान का रोल है आप उसको भी देखेंगे। तो सारी की सारी ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है जी। फिर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन सिंस 1927। और अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी उन्होंने क्या लिखा हुआ जी, पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशन सिंस 1947। अब 1947 से लेके अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रिलेशंस के हवाले से, आपको उनका आइडिया तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक भी आपके पास किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं होता आप करंट में उसके ऊपर अपना एनालिसिस नहीं दे सकते। इस हद तक तो आपको पास्ट में जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी आप रीसेंट पेपर ट्रेंड्स देखें तो वो पास्ट में जाके आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, कि जैसे कि वो आपसे इस तरह सवाल नहीं पूछता कि जैसे उन्होंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन सिंस 1947, तो वो आपको इस तरह सवाल नहीं पूछेगा कभी भी, या वो आपको इस तरह नहीं पूछेगा कि कोल्ड वॉर एरा के अंदर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस क्या थे। वो आपको हमेशा करंट पर्सपेक्टिव में सवाल पूछता है। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, वो आपसे वाटर डिस्प्यूट के हवाले से बात कर सकता है, वो आपसे कश्मीर इशू के हवाले से बात कर सकता है। तो ये एक मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन है जो आपके पेपर ट्रेंड में बहुत बड़े लेवल पे एक चेंज आया है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर इशू देखें, ये आपका कहाँ पे नहीं आता, इस पर आपको 2020 में ऐसे भी आया हुआ है और इस वक्त ये आपका एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है। उसके बाद फिर आपका वॉर इन अफगानिस्तान, ये आपका बड़ा हॉट टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से भी, करंट अफेयर के हवाले से, ऐसे के हवाले से भी इस दफ़ा ये एक हॉट टॉपिक है, ठीक है जी। तो अब देखिए कि कितने ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर में कंसेप्ट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, जो हमारे ऐसे के पेपर के साथ भी रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे आप देख लें कि फिर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर इकोनॉमी की बात शुरू हो गई है, ठीक है जी। और उसमें वो कह रहे हैं जी कि जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं हर साल उस पर वो बात करना चाह रहा है, और जो पाकिस्तान के जो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की क्या है, उसके बारे में बात हो रही है। और लास्ट जो हमारा हेड है, 27 जो हमारा हेड है, आप उसमें देखें आप कॉन्स्टिट्यूशनल के हवाले से भी डिबेट्स हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि आपका एक हेड है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर में भी हेल्प करता है, वो ये वाला हेड है 27 के द रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डिबेट्स, द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस, लीगल केसेस, द रोल ऑफ हायर कोर्ट्स। अब आप ये देखें कि अगर आप सिर्फ इस एक हेड को तैयार करना स्टार्ट कर देना तो आप बिलीव करें कि आप इसको भी कंप्लीटली तैयार नहीं कर सकते। ये बहुत ही वाइड उसने एक हमें बात कर दी कि इसमें जो हमारी रिसेंट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हाई कोर्ट्स या हमारी सुप्रीम वाइड है। अब इसको आपने स्मार्ट वे में इसको लेके चलना है। आपको पता होना चाहिए कि वो इसकी कौन कौन सी डिमेंशन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और जो लास्ट आपका हेड है उसमें उसने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। वो कहता है जी कि जो जितनी भी आपकी जो उसने सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो कहता है जी कि पॉवर्टी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से,
वो कह रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी कॉजेज क्या हैं और इनको हम किस तरह हल कर सकते हैं। अब जो आपके लास्ट वाला भी इवेंट है उसमें भी उसने उसको करंट अफेयर के साथ, ऐसे के साथ रिलेट कर दिया, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर आपको ऐसे आता होता है, आपको पॉलिटी के ऊपर ऐसे आ सकता है जी, हेल्थ के हवाले से आपको ऐसे आ सकता है। वो एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव और एग्जॉस्टिव सिलेबस है। तो आपको इसको तैयार करने में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। और बिलीव करें कि आप पाकिस्तान अफेयर के जो मैक्सिमम कंसेप्ट हैं, अगर आप उनको समझ लेते हैं, अगर आप उनको समझ लें, आप उनको पढ़ लें, तो आपको ऐसे में करंट अफेयर में बहुत सी हेल्प मिलेगी। ऐसे में तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्प मिलती है। आपके कई टॉपिक्स जो बेसिक फाउंडेशन है वो बनती है। और पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर तो आजकल तकरीबन है ही सेम सिलेबस अगर आपका देखें। और आप लोग अगर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के पेपर्स को देखें तो आपको तकरीबन सेम ही मिलते हैं। तो ये है जी हमारी एक हेल्दी सी डिबेट इस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है जी। और इंशाल्लाह हमारी बड़ी जल्दी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। और हमारी ये जो है ये एक टाइप ऑफ अ सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स है। मतलब इसमें हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो आपका एग्ज़ाम भी पास है, 3-4 मंथ्स रह गए। और जो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको भी हम जो है इसमें जो उनके बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पे हम इंशाल्लाह एक मॉक रख लेंगे, बस जैसे मैं हमेशा रखता हूँ एक मॉक लास्ट पे। तो उसमें आप ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर मुझे स्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें चेक करवाना चाहते हैं ड्यूरिंग हमारे कोर्स में, कि हमने ये एक सवाल अटैम्प्ट किया है, क्या ये सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से ठीक है, तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा आपका वो आपके असाइनमेंट्स देख के। और लास्ट पे मॉक में रखूँगा। उस मॉक में जो मेरे मॉक्स वगैरह होते हैं उसमें मैं कम अज़ कम जो सेशन हमारा जब ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं 1-2 वीक्स का टाइम देता हूँ। करें उसको डिले ना करें। कोई भी सब्जेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान अफेयर नहीं, सब्जेक्ट की, तो उसको बाद में ना रखें कि हम इसको बाद में तैयार कर लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी केसेस में इस तरह होता है कि फिर वो चीज़ें लिंगर ऑन हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो आपने फ्रेश आपको बताई गई होती हैं आप वो भूल गए होते हैं। ठीक है जी। तो ये एक हमारा होगा हमारे कोर्स का कि जिसमें हम आपको जो लोग अपना एवेल्यूएट करवाना चाहेंगे वो भी करेंगे, स्ट्रक्चर के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से उनके क्वेश्चन को देखेंगे। और लास्ट पे एक मॉक होगा, जैसे हमारा पेपर है पाकिस्तान अफेयर का, सीसीएस का, जो हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उस पैटर्न के ऊपर हम एक मॉक भी ले लेंगे ताकि आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाए। क्योंकि जो लोग, तो उससे ये होगा कि आपका जब मॉक लिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, आपके जहन में ये बात होगी कि हमने मॉक देना, तो आप कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के माइंड से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं भी पहले स्टूडेंट हूँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें। और सेकेंड चीज़ ये है कि काइंडली मेरी आप सब लोगों की रिक्वेस्ट है, फिर मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ और वो मैं एक कंसर्न शो कर रहा हूँ आप लोगों की तरफ, सिर्फ इस सब्जेक्ट के हवाले से नहीं, एक जनरल एक कंसर्न है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रेशर के अंदर आके या किसी भी रीज़न में आके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करें। अगर आपको इसकी तरफ आपका टिल्ट है, आपका शौक है, आपको लगता है जी हम मेहनत कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम टाइम दे देंगे, तो आप करें। इस तरह होता है कि हम कुछ और करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ प्रेशर्स की वजह से हमें इस फील्ड में आना पड़ता है। ठीक है जी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने घर वालों के पैसे ज़ाया ना करें। ठीक है जी। और कुछ वो कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और अगर आपने इस फील्ड में आना है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी फिर सीरियसनेस शो करें। मतलब इस तरह ना किया करें, कुछ लाइबिलिटी अपने ऊपर भी लें। हर चीज़ टीचर्स के ऊपर, अपने मेंटोर्स के ऊपर ना डाला करें, सिर्फ अपनी कमियों कुताहियों को बचाने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि खुद पढ़ते नहीं हैं, साथ साथ चीज़ें तैयार नहीं करते और अल्टीमेटली कहते हैं हमें किसी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं था। तो काइंडली इस तरह ना करें, थोड़ी सी सीरियसनेस शो करें और थोड़ा सा
टाइम निकालें पढ़ने के लिए और चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है जी, चलें जी हम अब आपके सवालात की तरफ आते हैं। तो मैं अभी सिर्फ वही सवाल आपके रिकमेंड आपको दूंगा जो रेलिवेंट है। ठीक है जी, ठीक है जी, हम वाइंड अप करते हैं। मैं आपको सवाल देता हूँ, हमारी ओरिएंटेशन क्लास लंबी होगी, मेरी क्लास भी है आगे क्योंकि हमने थोड़ी लेट स्टार्ट की थी। देखिए पाकिस्तान अफेयर में क्रैमिंग हिस्ट्री वाला जो आपका पोर्शन है उसमें आपको करनी पड़ती है क्रैमिंग, लेकिन अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि हमारी करंट अफेयर्स के साथ डील कर रही हैं चीज़ें, उसमें आपको क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप उसके जनरल कंसेप्ट ले लें, एक आउटलाइन बना लें, उसको ही पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें 2-4 दफ़ा, बार बार उसको पढ़ लें, तो आपको क्रैमिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से कोई भी एक कंप्रीहेंसिव बुक नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये बुक ले लें इसमें से आपका चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आपको टॉपिक वाइज चीज़ें सर्च आउट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपने न्यूक्लियर इशू के ऊपर डिस्कस आपने सर्च आउट करना है तो आपको कोई और सोर्स देखना पड़ेगा। अगर आपने वाटर के हवाले से चीज़ें देखनी है तो आपको कोई और सोर्स देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कोई भी एक कंप्रीहेंसिव बुक नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। तो मैं आपको एक बुक बता दूँ, आपके जी सर ने हमें बुक ठीक नहीं बताई, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ सी से देखें, वो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, किताबें भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए मैं आपका सवाल पढ़ रहा हूँ, बार बार ना लिखें। जो क्वेश्चन की जहाँ तक बात है ना, अटैम्प्ट उसको किस तरह करना है, तो मैं आपको लेंथ बता देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो 2.5 से 3 पेजेस तक का होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, उसमें मार्कर का प्रॉपर यूज़ करें, उसमें कोशिश करें थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स देने की भी, थोड़ी सी रेफरेंस पुट करने की भी। ठीक है जी, और थोड़ा सा कंटेंट देने की कोशिश करें। साथ में आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बनाएं। ठीक है जी, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। लेकिन नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी के नोट्स पढ़ें। ठीक है जी, आप जो आपके सब्जेक्ट्स के मेंटोर्स हैं आप उनसे पूछें, आप उनसे गाइडलाइन लें और आप उनसे सोर्सेज डिटरमिन करके अपने नोट्स खुद बनाएं। देखिए मेरे सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, पंजाबी और जेंडर स्टडीज़। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस सेशन जो ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है ये आप सब लोगों के लिए कुछ थोड़ी बहुत फ्रूटफुल रही होगी। और फर्दर अगर आप हमारे ऑनलाइन सेशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप काइंडली एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इंशाल्लाह।